हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव क्लासेस फॉर लाइब्रेरी साइंस में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह जो क्लास है वह बिहार लाइब्रेरियन केवीएस एनवीएस ईएमआरएस की 2.0 वैकेंसी आने वाली है और डीएसएसबी के भी लगभग 20,000 वैकेंसी आने वाली है। और यह क्लास जो है यूजीसी नेट जेआरएफ राजस्थान लाइब्रेरियन तथा किसी भी राज्य के स्टेट एग्जाम जो कि लाइब्रेरी साइंस से संबंधित होती है उसके लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आप क्यूआर कोड के माध्यम से अथवा डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के माध्यम से टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं तथा व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं। दोस्तों, आप सभी से आग्रह है कि अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अब दोस्तों, हम सभी पढ़ेंगे यूनेस्को के बारे में। तो यूनेस्को का बात करें हम लोग तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है वह होती है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी जो स्थापना है 1946 में की गई थी। पीजीआई जो होता है इसका गठन 1976 में की गई थी। और पीजीआई का मतलब होता है जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम। तो इसकी स्थापना 1976 में की गई थी। यूनेस्को का कार्य क्या है, क्या भूमिका है, वो सभी चीज़ें भी हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे। तो पीजीआई जो है इसका जो फुल फॉर्म होता है जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम। इसकी स्थापना 1976 ईस्वी में की गई थी। और इसका जो निर्माण है यूनेस्को के दो भाग थे, ठीक है, जिसमें एक तो सूचना विभाग था और एक था प्रलेखन विभाग। तो दोनों को मिलाकर सूचना विभाग जो यूनेस्को का सूचना विभाग था और यूनेस्को का ही एक प्रलेखन विभाग था, इन दोनों को ही मिलाकर पीजीआई का गठन किया गया है, जिसका फुल फॉर्म है जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम। तो इन तथ्य को याद रखेंगे। अगर आपसे परीक्षा में पूछी जाए कि पीजीआई का गठन कैसे हुआ है, किसके द्वारा किया गया है, तो पीजीआई का तो गठन 1976 ईस्वी में की गई थी। इसमें किसकी प्रमुख भूमिका है, तो यूनेस्को की है। और यूनेस्को के ही दो भाग, एक सूचना विभाग और दूसरा प्रलेखन विभाग, इन दोनों को मिलाकर पीजीआई का गठन किया गया। इसे आप सभी याद रखेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे यूनेस्को की भूमिका। आखिरकार यूनेस्को की क्या क्या भूमिका होती है वो चीजें हम अभी यहाँ पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम फर्स्ट जो है वह है यूनिसिस्ट कार्यक्रम का आयोजन करना, ठीक है। इसके बारे में अगर डिस्क्रिप्शन में मैं आपको डिस्क्राइब करूँ, समझाऊँ, तो यूनिसिस्ट कार्यक्रम जो है वह 1971 ईस्वी से शुरू किया गया है। क्योंकि यूनेस्को का गठन हुआ है 1976, परंतु यूनिसिस्ट कार्यक्रम का जो आयोजन है वह 1971 ईस्वी से हो रहा है। और यूनिसिस्ट जो एक प्रकार का वर्ल्ड साइंटिफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोग्राम है, जो कि मैं बोल रहा हूँ, आप सभी इसे नोट करके रखेंगे। वर्ल्ड साइंटिफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोग्राम के भी नाम से यूनिसिस्ट को जाना जाता है। इसकी स्थापना 1971 ईस्वी में हुई थी। और इसका जो व्यापक कार्य क्या है, इसका जो उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य है वैज्ञानिक और तकनीकी सूचना तक सभी देशों की पहुंच सुनिश्चित करना। इसके क्या उद्देश्य हैं, प्रमुख उद्देश्य की अगर हम बात करें यूनिसिस्ट कार्यक्रम की, तो इसका जो उद्देश्य है वैज्ञानिक एवं तकनीकी सूचना तक। तो इसके जो प्रमुख उद्देश्य है वह है वैज्ञानिक एवं तकनीकी सूचना तक सभी देशों की मतलब पहुंच होना यूनिसिस्ट कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य होता है, ठीक है। इसके लिए व्यापक तौर पर जो है सूचना प्रणाली विकसित करना इसका कार्य होता है। सूचना जो होता है उसका नीति का विकास करना होता है, सूचना नीति का। एवं जो विभिन्न संस्थान होते हैं, अलग अलग संस्थान होते हैं, उनको एक साथ कुशलता से जोड़ना, मतलब एक मंच पे लाना और कुशल मानव संसाधन का विकास आदि इसके महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो यूनिसिस्ट कार्यक्रम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि यूनिसिस्ट कार्यक्रम का जो दूसरा नाम है वह है वर्ल्ड साइंटिफिक। मैं यहाँ एक बार लिखा देता हूँ ताकि आप सभी को याद रहे। वर्ल्ड साइंटिफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोग्राम, इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोग्राम। इसे आप सभी नोट कर लेंगे। इसका एक दूसरा नाम ये है। और इसकी स्थापना 1971 में हुई थी। और इसके जो प्रमुख उद्देश्य की बात हम लोगों ने की कि वैज्ञानिक और तकनीकी सूचना तक सभी देशों की पहुंच होना यूनिसिस्ट कार्यक्रम का आयोजन करने का प्रमुख उद्देश्य था। और इसके लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, तो मैंने बताया कि सूचना प्रणाली को विकसित करना,
राष्ट्रीय सूचना नीति का विकास करना और जो विभिन्न संस्थान है उनको आपस में जोड़ना। जैसे कि अगर INIS है तो ये इंटरनेशनल लेवल पे है, लेकिन इसी का एक भाग भारत में पूछा जाए कि कौन सा है, तो बार्क जो कार्य करता है इंडिया में, वह इसी के अंतर्गत कार्य करता है। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि इन दोनों को एक मंच पर लाया गया है। तो उसी प्रकार से मतलब विभिन्न संस्थान जो होते हैं अलग अलग, उसको आपस में जोड़ना, कुशल मानव संसाधन का विकास आदि करना, वह यूनिसिस्ट कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य होता है। आशा करते हैं कि अब अभी तक मैंने जो तथ्य आप सभी को समझाए हैं वो सभी समझे होंगे। अब हम लोग आगे PGI के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। वैसे मैंने यहाँ भी बताया कि PGI का जो फुल फॉर्म होता है जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम होता है, इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। और इसका जो है सूचना विभाग और प्रलेखन विभाग, जो कि यूनेस्को के दो भाग होते हैं, उन दोनों को मिलाकर PGI का गठन किया गया था 1976 में। ठीक है। तो PGI के बारे में तो मैंने डिस्क्राइब कर चुका हूँ, जो कि क्या बोलते हैं, यूनेस्को का ही एक भाग है और इसके कार्य हैं, यूनेस्को के कार्य के अंतर्गत ही ये सभी आती हैं। तो PGI के बारे में तो मैंने आप सभी को बताया कि इसकी स्थापना 1976 में हुई थी और यह जो है यूनेस्को के दो भाग होते हैं, उसको मिलाकर PGI का गठन किया गया। ठीक है। तीसरा जो है पुस्तकालय प्रलेख तथा अभिगारों की सेवाओं का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना, यह भी यूनेस्को का कार्य होता है। इसमें क्या होता है कि पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो का निर्माण किया जाता है। मुख्यतः लाइब्रेरी मैनिफेस्टो पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो का सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए के क्षेत्र में एक घोषणा पत्र होता है, उसे यूनेस्को द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है। और यूनेस्को द्वारा जो है विश्वविद्यालय तथा जो विशिष्ट पुस्तकालय होते हैं उसके विकास हेतु संगोष्ठी जो होता है, संगोष्ठी का आयोजन किया जाता है तथा तकनीकी सहायता जो होती है वह उन्हें प्रदान की जाती है। कुछ यूनेस्को द्वारा अनुदान भी दिया जाता है ताकि वे अपने पुस्तकालय हेतु कार्य कर सके। और शोध कार्य जो होते हैं यूनिवर्सिटीज में, उसके बढ़ावा देने के लिए तत्परता से कार्य करता है। ठीक है। और वैज्ञानिक प्रलेखन केंद्र को भी सहायता प्रदान करता है। जो वैज्ञानिक प्रलेखन केंद्र होता है, वैज्ञानिक प्रलेखन केंद्र, उसे सहायता पहुंचाने का कार्य करता है यूनेस्को। तो ये तीसरा कार्य हो गया। फर्स्ट तो हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पे यूनिसिस्ट के बारे में, हम लोगों ने पढ़ा कि यूनिसिस्ट क्या होती है। फिर हम लोगों ने PGI के बारे में पढ़ा और अभी हम लोगों ने पढ़ा कि तीसरा जो कार्य होता है यूनेस्को की, जो प्रमुख भूमिका होती है पुस्तकालय के विकास में। हालांकि यूनेस्को की और सभी विषयों में भी योगदान होती हैं, परंतु हम लोग चूंकि लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के स्टूडेंट हैं और हम लोग लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या भूमिका है यूनेस्को की, उसके बारे में हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं। जिसमें कि पुस्तकालय प्रलेख अभिगारों की सेवाओं का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना, ये महत्वपूर्ण भूमिका है। और इसके अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के लिए हम लोगों ने पढ़ा, इसका जो सार्वजनिक व पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो है उसका प्रकाशन करता है। ठीक है। और इसके लिए वह संगोष्ठी आयोजन करता है, तकनीकी सहायता भी प्रदान करता है, जो कि पब्लिक लाइब्रेरी होते हैं अथवा सार्वजनिक जो पुस्तकालय होते हैं जिसे हम लोग पब्लिक लाइब्रेरी कहते हैं, और जो विश्वविद्यालय और उसके द्वारा जो विशिष्ट पुस्तकालय होते हैं उसके लिए अनुदान देने का कार्य भी करते हैं। शोध कार्य को बढ़ावा मिले ऐसा इनका कार्य होता है। और वैज्ञानिक प्रलेखन केंद्र को भी सहायता प्रदान करने का कार्य इसको द्वारा किया जाता है। चौथा जो पॉइंट है वह है पुस्तकालय प्रलेखन तथा अभिगारों से संबंधित सेवा प्रदान करना। यानी इसमें हम लोग पढ़ेंगे मुख्यतः यह क्या है कि इफ्ला और FID जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो ये दोनों, इफ्ला मान लीजिए एक संगठन है और एक FID संगठन है, तो ये दोनों मिलकर सेवा प्रदान करें, उसके लिए जो पुस्तकालय प्रलेखन और अभिगारों से संबंधित सेवा प्रदान करने का कार्य जो यूनेस्को का होता है। और यह जो सेवा होता है वह क्षेत्रीय स्तर पे भी हो सकता है और राष्ट्रीय स्तर पे भी हो सकता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी होता है।
तो इस चीज़ को भी आप सभी समझ गए होंगे, ऐसा मैं आशा करता हूँ। पांचवा जो बात हम लोग करें तो व्यावसायिक प्रशिक्षण देने का विकास, जैसे कि व्यावसायिक प्रशिक्षण हम लोगों ने पढ़ा इफ्ला द्वारा भी होता है। तो इफ्ला द्वारा तो होता ही है, साथ साथ में जो यूनेस्को जो एक प्रकार का संगठन है, तो वह भी व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए हमेशा कार्य करता है। ठीक है। नेक्स्ट है क्षेत्रीय पुस्तक प्रणयन केंद्र स्थापित करना। तो क्षेत्रीय पुस्तक प्रणयन केंद्र का स्थापना करना, इसके मतलब हुआ कि जो यूनेस्को होता है और इसके जो सदस्य देश होते हैं उसके सहयोग से अनेक पुस्तक प्रणयन केंद्र स्थापित किया जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट जो है वह है सूचना प्रसार हेतु तकनीकों का विकास करना। तो अगर हमें सूचना को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना है, तो जैसा कि शुरू शुरू में क्या होता था कि रेडियो के द्वारा सूचना का प्रकाशन किया जाता था। फिर मोबाइल फोन आया, टेलीफोन आया, जो कि तार के माध्यम से सूचना का संप्रेषण होता था। फिर 2G आया, जो कि टावर लगता था और मोबाइल फोन का हम लोग सेल फोन का प्रयोग किए। फिर 3G आया, फिर 4G आया और अब 5G चल रहे हैं, और किन्हीं किन्हीं देश में 6G भी लॉन्च हो चुका है। तो देखिए तकनीक जो सूचना के प्रसार के लिए तकनीकों का भी विकास हुआ कि नहीं। पहले रेडियो से सूचना पहुंचाया जाता था, फिर टेलीफोन जो तार वाला तार के माध्यम से सूचना को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाया जाता था। फिर टेलीफोन आया जिसमें तार वगैरह का झंझट खत्म हो गया, डायरेक्ट टावर के माध्यम से सीधा आदमी को सूचना प्रकाश हो जाता है। फिर 3G आया जिससे कि और भी तेजी से सूचनाओं का आदान प्रदान होना शुरू हो गया। 4G जब से लॉन्च हुआ तब से हम लोगों ने यूट्यूब पे, जैसे कि आप लोग की मुफ्त क्लास पढ़ सकते हैं, यूट्यूब का बहुत मतलब प्रचार प्रसार हुआ। और 5G अब चूंकि हम लोग यूज कर रहे हैं, तो मतलब जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया और सूचना के प्रसार में तकनीकों का भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका हुई। और इसके लिए जो कि पुस्तकालय जो होते हैं, सार्वजनिक पुस्तकालय होते हैं अथवा विशिष्ट पुस्तकालय होते हैं तथा विश्वविद्यालय पुस्तकालय होते हैं, उसके विकास हेतु उसके सूचना प्रसार हेतु तकनीकों का विकास करने में यूनेस्को का काफी बड़ा योगदान रहा है। तो ये 7 फैक्ट्स हो गए। और 8 नंबर जो फैक्ट्स हैं वह है सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना करना। सार्वजनिक पुस्तकालय की जहाँ भी स्थापना होती है, जैसे कि हम लोग इंडिया की बात करें, इंडिया भारत के संदर्भ में, तो जो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, जिसके बारे में हम लोग ने पहले भी पढ़ चुके हैं, तो जो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है उसकी जो स्थापना है वह 1951 ईस्वी में हुई थी। और इसके जो स्थापना में यूनेस्को का बहुत ही बड़ा योगदान, अहम योगदान रहा है। इसी की सहायता से, यूनेस्को के ही सहयोग से जो है दिल्ली में सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना की गई थी। इसे आप सब याद रखेंगे। फिर है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशनों का आदान प्रदान तथा प्रकाशन करना। ये एक फैक्ट्स है जो कि यूनेस्को के महत्वपूर्ण कार्य एवं उसके उद्देश्य के अंतर्गत आती है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन होते हैं, मान लीजिए भारत में कोई चीज़ों का प्रकाशन हुआ, फिर अमेरिका में हुआ अथवा ब्रिटेन में हुआ, तो उसके जो प्रकाशन होते हैं वो एक दूसरे को आदान प्रदान हो, एक दूसरे को सूचना पहुंचाई जाए, ताकि पूरे विश्व का भला हो इससे। तो उसके लिए जो है यूनेस्को हमेशा कार्य करता है। उसके लिए यूनेस्को जो है इंफॉर्मेटिक्स का प्रकाशन करता है, इंफॉर्मेटिक्स। और साथ ही वह एक जो है यूनिस्टिस्ट न्यूज़लेटर का भी प्रकाशन जो है वह यूनेस्को द्वारा किया जाता है, ताकि लोगों तक एक एक देश से दूसरे देशों की अपनी अपनी प्रकाशन की जो सूचना है वह मिलती रहे। ठीक है दोस्तों। और यूनेस्को के जो महत्वपूर्ण कार्य हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया कि सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना करना, और उसको मैंने एक एग्जाम्पल दिया था यहाँ पे, सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना मैंने एग्जाम्पल दिया था दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की। तो हम लोग इन यूनेस्को के महत्वपूर्ण कार्य में पढ़ेंगे, तो जिसमें जो है कि दिल्ली जो पब्लिक लाइब्रेरी है, तो उसकी स्थापना 1951 ईस्वी में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर की गई थी। यूनेस्को के और भी कुछ महत्वपूर्ण कार्य हैं जो कि इस प्रकार हैं। यूनेस्को जो है यूनेस्को का जो महत्वपूर्ण कार्य है, यहाँ पे मैं आप सभी को बताता हूँ और आप सभी नोट कर लें। ये तो फर्स्ट हो गया यूनेस्को का कार्य, जो कि दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय जो है
उसकी स्थापना। सेकंड जो है 1952 ईस्वी में, 1952 में इंसडॉक की स्थापना भी जो हुई थी, इंसडॉक की स्थापना हुई थी। उसमें जो है यूनेस्को के बहुत सहयोग रहा था। साथ ही यूनेस्को द्वारा 1955 ईस्वी में, ईयर वाइज मैं बताता हूँ, 1955 ईस्वी में एक सेमिनार का आयोजन किया था। सेमिनार का आयोजन आयोजन किया गया था, जो कि उसका शीर्षक अगर पूछा जाए तो शीर्षक था डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज इन एशिया। मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए, जो शीर्षक था 1955 ईस्वी में जो यूनेस्को द्वारा एक सेमिनार का आयोजन किया गया था, उसका शीर्षक था डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी इन एशिया। ठीक है, तो ये तीसरा महत्वपूर्ण कार्य हो गया। चौथे की अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या है कि निषाद की जो स्थापना हुई थी, निषाद के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा और परीक्षा में पूछी जाती है दोस्तों कि इंस्डो की स्थापना में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, और इसके ऑप्शंस भी रहते हैं ILA। तो आपको तो लगेगा कि इंस्डो जो है इंडियन है, तो ILA होगा। ठीक है, या इसके ऑप्शन रहेंगे इफला और फिर यूनेस्को, और एक मान लीजिए रहेगा नॉन ऑफ दीज। तो आप या तो आईएलए मार देंगे ऑप्शन में या नॉन ऑफ दीज मार देंगे, लेकिन इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? यूनेस्को हो जाएगा, क्योंकि यह यूनेस्को के ही महत्वपूर्ण कार्य के अंतर्गत आती है, जिसमें कि इंसडो की स्थापना 1952 में हुई थी। 1955 ईस्वी में यूनेस्को के द्वारा ही सेमिनार का एक आयोजन किया गया था, जिसका नाम था डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी इन एशिया। ठीक है, चौथी जो है निषाद की स्थापना की गई थी 1977 ईस्वी में, और यह जो है यूनेस्को के ही सहयोग से किया गया था। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप सभी याद रखेंगे। और एक चीज़ और भी याद रखेंगे यहाँ पे कि जो निषाद की स्थापना हुई थी, इसमें एक थे डॉक्टर पीटर लेजर। डॉक्टर पीटर लेजर, इन्होंने एक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 1972 ईस्वी में। क्या प्रस्तुत की थी? तो रिपोर्ट एक प्रस्तुत की थी, और उसी के आधार पर जो है निषाद की स्थापना 1977 ईस्वी में की गई थी। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, क्योंकि अगर पूछ दिया जाए कि निषाद की स्थापना किसके रिपोर्ट के आधार पर की गई थी, तो आप सभी याद रखेंगे कि डॉक्टर पीटर लेजर जो है, डॉक्टर पीटर लेजर 1972 में जो की अपनी एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी, और उसी के आधार पर निषाद की स्थापना की गई थी। फिर हम लोग बात करें निषाद के और क्या कार्य हो सकते हैं, तो पांचवा अगर हम लोग देखें तो यूनेस्को द्वारा जो है बुक कूपन स्कीम की शुरुआत की गई थी। बुक कूपन स्कीम। तो बुक कूपन स्कीम की शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत जो है 1948 में यूनेस्को द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। इसके बाद हम लोग आगे देखें, सिक्स अगर बात करें तो यूसीसी के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन। मैं यहाँ लिख देता हूँ, यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन। तो यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन की अगर हम लोग बात करें तो इसकी स्थापना 1952 में यूनेस्को के ही सहयोग से किया गया था। ठीक है, यूनेस्को के द्वारा ही आप लोग CDS ISIS के बारे में भी पढ़े होंगे, जो कि ISO प्रदान किया जाता है। तो आप लोग CDS ISIS के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें क्या होता है कि यह एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। यूनेस्को द्वारा CDS ISIS सॉफ्टवेयर का विकास किया गया था, जो कि इसका विकास 1985 में किया गया था। ठीक है, और इसका ही CDS ISIS का जो विंडोज वर्जन, ठीक है, अगर पूछ दिया जाए कि इसी का विंडोज जो वर्जन होता है वह कब इसका आयोजन कब किया गया था, तो इसका जो विंडोज वर्जन है उसका नाम जो होता है विनिसिस हो जाता है। ठीक है, विनिसिस हो जाता है, और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1995 में, 10 साल बाद। तो इसे आप लोग याद रखेंगे ना, CDS ISIS की जो स्थापना हुई थी वह यूनेस्को के द्वारा ही किया गया था 1985 में, और इसके विंडोज वर्जन को क्या कहा जाता है? तो विनिसिस कहा जाता है। और इसकी स्थापना कब की गई थी विनिसिस की? तो 1995 में की गई थी। ठीक है, टेस्टिंग किया गया था इसका, 1995 में टेस्टिंग किया गया था दरअसल, और 1998 जो है 1998 में तो पूर्ण रूप से इस समय इसको मतलब लॉन्च किया गया था। पूर्ण रूप से कब लॉन्च किया गया था? तो 1998 में।
तो देखिए दोस्तों, अभी तक तो मैंने कितना सारे फैक्ट्स बता दिए कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, यूनिसिस्ट के बारे में मैंने आप सभी को समझाया, पीजीआई के बारे में समझा दिया। उसके बाद दिल्ली जो सार्वजनिक पुस्तकालय है, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, वह 1951 ईस्वी में स्थापित की गई थी। तो वह भी यूनेस्को के पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे ही स्थापित किया गया था, ये मैंने बताया। फिर आप सभी को बताया कि इंस्डो की जो स्थापना है वो 1952 ईस्वी में यूनेस्को के ही सहयोग से किया गया। फिर आप लोगों ने पढ़ा कि 1955 ईस्वी में सेमिनार का एक आयोजन किया गया था, जिसका शीर्षक था डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी इन एशिया। तो देखिए दोस्तों, आप सभी से आग्रह भी है कि मैं जो चीज़ पढ़ा रहा हूँ ना, उसको अगर आप सभी अच्छे से पढ़ते हुए नोट्स अगर बनाते चले अपने भाषा में, अपने लैंग्वेज में, तो आप सभी को और भी ज़्यादा बेनिफिट प्रदान हो सकती है। तो और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा निषाद के बारे में। निषाद के बारे में क्या पढ़ा कि इसकी 1977 में स्थापना हुई थी और यूनेस्को की महत्वपूर्ण भूमिका थी। और जो डॉक्टर पीटर लेजर थे, उन्होंने एक अपनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जो है निषाद का स्थापना किया गया था। और किसके रिपोर्ट के आधार पर किया गया था पूछा गया, तो डॉक्टर पीटर लेजर 1972 ईस्वी में एक अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। उसी के आधार पर 1977 यानी 1977 ईस्वी में निषाद की स्थापना की गई थी। बुक कूपन स्कीम के बारे में भी लॉन्च किया गया था। बुक कूपन स्कीम जो है वह यूनेस्को द्वारा लाया गया था 1948 ईस्वी में। यूसीसी यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन 1952 में आया था और यह यूनेस्को के महत्वपूर्ण कार्य में से एक है। सीडीएस आईएसआईएस के बारे में पढ़ा, जिसकी स्थापना 1985 में की गई थी, परंतु इसके विंडोज वर्जन का भी दिया गया, जिसको हम लोग विनिसिस के नाम से जाने जाते हैं। और इस पर कार्य जो है 1995 में शुरू हो गया, परंतु 98 यानी 1998 ईस्वी में लॉन्च हो गया। तो इसके बाद भी अगर हम लोग बात करें, देखिए यहाँ पे जो चीजें थी मैंने बता दिया। बुक कूपन स्कीम की शुरुआत 1948 में की गई थी। यूसीसी की स्थापना कब की गई थी, तो 1952 ईस्वी में की। यूसीसी की स्थापना कब की गई थी, तो 1952 ईस्वी में की गई थी, ये मैंने बताया। सीडीएस आईएसआईएस का स्थापना कब किया गया था, तो 1985 में किया गया था, परंतु इसका विंडोज वर्जन जो है, विंडोज वर्जन जो है वह मिनिसिस के नाम से जाना जाता है। विनिसिस के नाम से जाना जाता है। 1995 से कार्य शुरू हुआ और 1998 में पूर्णतः लॉन्च किया गया। ठीक है, इतने चीजें मैंने आप सभी को पढ़ा चुका हूँ। उसके बाद हम लोग अब पढ़ेंगे ग्रीन स्टोन डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर के बारे में। तो ग्रीन स्टोन जो डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर है, इसकी जो स्थापना हुई थी वह यूनेस्को और यूनिवर्सिटी ऑफ वाइकेटो जो कि न्यूजीलैंड में है, इसके सहयोग द्वारा ग्रीन स्टोन डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर जो है उसकी स्थापना की गई थी, जिसे हम लोग GSDL के भी नाम से जाने जाते हैं। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में GSDL के नाम से जाने जाते हैं। और इसमें एक जो है यूनेस्को है और एक जो है यूनिवर्सिटी ऑफ वाइकाटो न्यूजीलैंड में अवस्थित है। तो ग्रीन स्टोन डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे स्टिन्फो। तो सर्वप्रथम जो स्टिन्फो है, इसका तो आप सभी फुल फॉर्म याद कर लें, ये महत्वपूर्ण है। इसका फुल फॉर्म होता है रीजनल नेटवर्क ऑफ इंफॉर्मेशन, सॉरी, रीजनल नेटवर्क फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, रीजनल नेटवर्क फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एशिया। क्योंकि यह बड़ा इसका फुल फॉर्म है, तो हो सकता है कि परीक्षा में पूछी जाए, तो इसका फुल फॉर्म आप सभी याद रखेंगे। स्टिन्फो का फुल फॉर्म क्या होता है, रीजनल नेटवर्क फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एशिया। और इस यह एक प्रकार का क्या होता है, तो नेटवर्क है, ठीक है। और इसकी जो स्थापना हुई थी यूनेस्को द्वारा की गई थी, और इसकी स्थापना जो है 1984 ईस्वी में की गई थी। तो स्टिन्फो के बारे में ये जान जाएंगे कि इसकी फुल फॉर्म होती है रीजनल नेटवर्क फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एशिया। और इसकी स्थापना 1984 स्थापना वर्ष महत्वपूर्ण है, इसे आप सभी याद रखेंगे। और इसकी जो स्थापना की गई थी किसके सहयोग से की गई थी, तो यूनेस्को के सहयोग से की गई थी, यानी कि यूनेस्को के द्वारा ही किया गया था, तो इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एपीनेस। तो एपीनेस की फुल फॉर्म होती है क्या, एशिया पैसिफिक इंफॉर्मेशन नेटवर्क इन सोशल साइंस। एपीनेस जैसे लिखा हुआ है, तो ये भी किसके द्वारा बनाया गया है, इसका गठन किया गया है, तो यह यूनेस्को के द्वारा ही बनाया गया है।
और इसकी जो फुल फॉर्म है, इसकी स्थापना यूनेस्को द्वारा की गई है। और इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो एशिया पैसिफिक इंफॉर्मेशन नेटवर्क इन सोशल साइंस हो जाएगी। और इसकी जो स्थापना है 1986 में की गई थी, तो इसे याद रखेंगे। अभी हम लोगों ने पढ़ा इसके पीछे एस्टिन्फो, STINFO। और एस्टिन्फो के बारे में हम लोगों ने इसका फुल फॉर्म पढ़ा, जो कि होता है एशिया सॉरी रीजनल नेटवर्क फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एशिया। क्योंकि इसका थोड़ा बड़ा फुल फॉर्म है और मैंने पिछले स्लाइड में लिखवा दिया हूँ, तो इसे एक दो बार देखेंगे तो आप सभी को याद हो जाएगी। और इसकी स्थापना स्टिन्फो की 1984 में हुई थी। और स्टिन्फो के बाद जो है एपीनेस है, इसकी स्थापना 1986 ईस्वी में हुई थी। आगे जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे तो इसकी क्या कार्य होती है, जैसे कि आप सभी देख ही सकते हैं कि जो एशिया पैसिफिक इंफॉर्मेशन नेटवर्क इन सोशल साइंस, यानी कि यह सोशल साइंस से संबंधित है। फुल फॉर्म से ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि एपीनेस किस क्षेत्र में कार्य करती होगी। फिर हम लोग पढ़ेंगे सीसीएफ के बारे में। सीसीएफ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म है और इससे संबंधित किसी न किसी पिछले वर्ष के प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न अवश्य पूछी जाती है। तो सीसीएफ की बात करें तो कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट इसका फुल फॉर्म होती है। और इसका जो प्रकाशन होता है, प्रथम प्रकाशन 1984 ईस्वी में हुई थी। और दूसरी जो प्रकाशन हुआ था 84 के बाद 1988, और फिर 1992 ईस्वी में तृतीय संस्करण इसका थर्ड मतलब प्रकाशन हुआ था। तो ये तीनों ही वर्ष आप सभी याद रखेंगे कि सीसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट। 1984 ईस्वी में यूनेस्को के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी, यूनेस्को द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और इसका जो सेकंड दूसरा प्रकाशन है वह 1988 ईस्वी में, और तीसरा प्रकाशन 1992 ईस्वी में, यानी 4-4 साल का गैप है। तो आप सभी याद रखेंगे कि 1984, 88, 92। ठीक है। यूनेस्को लाइब्रेरी पोर्टल का भी गठन किया गया था। अगर आपसे पूछ दी जाए कि यूनेस्को लाइब्रेरी पोर्टल जो है वह क्या है, एक प्रकार का क्या है, इसमें आपको ऑप्शन पहला दे दिया जाए कि यह एक प्रकार का डायरेक्टरी है, या आपसे पूछ दिया जाए कि ट्रेड बिब्लियोग्राफी है। इसके ऑप्शन देखिए कैसे कैसे आ सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर के प्रश्न देखा हूँ और बनाया हूँ, और अगले आने वाले कुछ समय में मैं प्रीवियस ईयर क्लास के जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन है वो भी कराऊंगा। तो देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं। आपसे पूछी जाएगी कि यूनेस्को लाइब्रेरी पोर्टल का गठन, तो बाद में मैं बताऊंगा। यूनेस्को लाइब्रेरी पोर्टल जो है वह क्या है। तो यूनेस्को लाइब्रेरी पोर्टल क्या है, ऑप्शन ए में देगा डायरेक्टरी, बी में दे देगा ट्रेड बिब्लियोग्राफी, सी में आपको दे देगा डिक्शनरी, और फोर्थ ऑप्शन में आपको कुछ भी दे देगा, जैसे कि एटलस दे देगा कि क्या एक प्रकार का एटलस है, या दे देगा कि क्या यह बायोग्राफी है। बायोग्राफी भी ऑप्शन में दे सकता है, इससे थोड़ा मिली जुली है। तो यह जो है यूनेस्को लाइब्रेरी पोर्टल है, यह एक प्रकार का डायरेक्टरी है। तो इसे आप सभी याद रखेंगे क्या है, डायरेक्टरी है। और इस पोर्टल का गठन कब किया गया था, गठन तो यूनेस्को के द्वारा किया गया था, चूंकि यहाँ यूनेस्को नाम लगा हुआ है यूनेस्को लाइब्रेरी पोर्टल। हालांकि गठन कब हुआ था तो इसे याद रखेंगे कि 2001 ईस्वी में यूनेस्को लाइब्रेरी पोर्टल का गठन किया गया था। यूनेस्को लाइब्रेरी पोर्टल जो है वह एक प्रकार का डायरेक्टरी है, याद रखेंगे। आशा करते हैं दोस्तों आप सभी याद रखेंगे और समझ में भी आ रही होगी मेरी क्लास। और दोस्तों आग्रह है आप सभी से कि अगर मेरे क्लास को देख रहे हैं और अच्छी लग रही है कंटेंट, तो कृपया चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये सारी कंटेंट्स तैयार करने में बहुत समय लगता है और बड़ी मेहनत लगती है। तो अपेक्षा करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर और शेयर कर मेरी मनोबल को बढ़ाएंगे। नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता की बात करें तो जो नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता है, इसके द्वारा जो है एक माइक्रो फिल्म यूनिट की स्थापना 1967 ईस्वी में किया गया था। तो इस फैक्ट्स को भी आप सभी याद रखेंगे। इसके बाद एक चीज आप पढ़ेंगे कि वर्ल्ड डिजिटल लाइब्रेरी के बारे में मैंने बताना भूल गया हूँ, या हो सकता है अगला स्लाइड में हो। जी हाँ है, यहाँ पे आप देखेंगे वर्ल्ड डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना के बारे में। तो वर्ल्ड डिजिटल लाइब्रेरी की जो स्थापना हुई थी, वर्ल्ड डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की बात करें तो यह जो है यूनेस्को और साथ में ही यूनेस्को के साथ जो है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, याद रखेंगे, लाइब्रेरी ऑफ CONGRESS, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की सहायता से वर्ल्ड डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की गई थी। और पूछ दी जाए कि यह स्थापना कब की गई थी,
तो जो इसकी स्थापना है 21 अप्रैल 2009 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सभी को मेरी यह क्लास अच्छी लग रही होगी। और एक बार मैं आप सभी को रिकैप करा देता हूँ। रिकैप का मतलब हुआ कि मैं फिर से एक बार रिवीजन करा देता हूँ कि मैंने हम लोगों ने यूनेस्को के बारे में क्या क्या पढ़ा। तो यहाँ से यूनेस्को हम लोगों ने पढ़ा कि यूनेस्को की फुल फॉर्म जो होती है वह होती है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जो स्थापना है वो 1946 यानी 1946 ईस्वी में हुई थी। और इसी के द्वारा यूनेस्को के द्वारा पीजीआई का भी गठन किया गया था। पीजीआई का जो गठन है वह 1976 ईस्वी में की गई थी। पीजीआई का फुल फॉर्म जो होता है वह जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम होता है। और पीजीआई की जो स्थापना हुई थी वह मैंने बताया कि एक सूचना विभाग होता है और प्रलेखन विभाग होता है, जो कि यूनेस्को के ही दो विभाग होते हैं, दो भाग होते हैं। और इन्हीं दो भागों को मिलाकर पीजीआई का गठन 1976 में किया गया था। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि यूनेस्को की क्या भूमिका है। तो हम लोगों ने यूनिसिस्ट के बारे में पढ़ा। यूनिसिस्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि इसका जो दूसरा नाम है उसे हम लोग वर्ल्ड साइंटिफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। इसकी जो स्थापना है 1971 ईस्वी में हुई थी। और इसका जो उद्देश्य है वह है वैज्ञानिक एवं तकनीकी सूचना तक सभी देशों को पहुंच होना। इसके लिए यह क्या करती है, तो सभी जो संगठन है उसको एक प्लेटफॉर्म पर संगठित करती है, सूचना प्रकाशन में सहयोग करती है। और भी बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य ये यूनेस्को द्वारा किया जाता है। फिर हम लोगों ने जनरल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम जिसे पीजीआई, जिसको मैंने कई बार पढ़ा चुका हूँ। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि पुस्तकालय प्रलेख अभिगारो एवं सेवाओं का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना भी यूनेस्को का ही एक कार्य के अंतर्गत आती है, जिसमें कि यूनेस्को के द्वारा सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो का प्रकाशन किया जाता है, संगोष्ठी का आयोजन किया जाता है, तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है तथा अनुदान एवं शोध कार्य को बढ़ावा दिया जाता है, और वैज्ञानिक प्रलेखन केंद्र की भी सहायता प्रदान की जाती है। तो ये चीजें हम लोगों ने पढ़ा। फिर हम लोग देखेंगे कि पुस्तकालय प्रलेखन तथा अधिकारों से संबंधित सेवा प्रदान करना यूनेस्को के प्रमुख कार्य हैं। व्यवसायिक प्रशिक्षण देना, ये भी यूनेस्को का कार्य हम लोगों ने पढ़ा और पूरी तरह से मैंने इसको एक्सपीरियंस भी किया हूँ। क्षेत्रीय पुस्तक प्रमाणन केंद्र स्थापित करना भी यूनेस्को के कार्य के अंतर्गत आते ही है। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि सूचना प्रसार हेतु तकनीकों का किस प्रकार विकास हुआ और इन तकनीकों के विकास में यूनेस्को की क्या भूमिका रही, जो कि पुस्तकालय के लिए। और फिर हम लोगों ने पढ़ा कि सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना करना, जिसमें हम लोगों ने एग्जाम्पल के तहत पढ़ा खुद ही अपने देश में, भारत में, जैसे कि दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना 1951 में एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत यूनेस्को के द्वारा किया गया था। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशनों का भी आदान प्रदान होता है, जिसमें इंफॉर्मेटिक्स और यूनिसिस्ट न्यूज़लेटर का प्रकाशन जो है वह यूनेस्को द्वारा किया जाता है। फिर हम लोगों ने यूनेस्को के कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी देखे, जिसमें दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना देखी, निचडो की स्थापना जो कि 1952 में हुई थी। फिर एक सेमिनार का आयोजन जिसका नाम था डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी इन एशिया, जो कि 1955 में यूनेस्को द्वारा किया गया था। निसात की स्थापना 1977 ईस्वी में, जो कि डॉक्टर पीटर लेजर की जो रिपोर्ट है जो कि 1972 में प्रस्तुत की गई थी, उसके ही आधार पे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा निसात की स्थापना की गई थी। फिर हम लोग पढ़े कि यूनेस्को द्वारा बुक कूपन स्कीम 1948 में लाया गया। उसके बाद यूसीसी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन, जिसकी स्थापना 1952 में हुई थी। फिर हम लोगों ने सीडीएस आईएसआई के बारे में पढ़ा कि इसकी तो स्थापना यूनेस्को द्वारा 1985 ईस्वी यानी 1985 में की गई थी। परंतु इसका जो विंडोज वर्जन है उस पर कार्य जो है, विंडोज वर्जन का नाम अगर पूछ लिया जाए तो वो तो यूनिसिस होती है। और इसका जो 1995 में कार्य शुरू हुआ और 1998 ईस्वी में लॉन्च किया गया। तो ये सभी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ा। फिर हम लोगों ने यहाँ पढ़ा कि ग्रीन डिजिटल लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर, जिसे जीएसडीएल कहा जाता है, वह जो है यूनेस्को और यूनिवर्सिटी ऑफ वेकाटो जो कि न्यूजीलैंड में अवस्थित है, इन दोनों ने मिलकर इसका निर्माण किया। और एस्टिन्फो के बारे में पढ़ा, इसका फुल फॉर्म आप सभी याद रखेंगे, और इसकी स्थापना 1984 ईस्वी में हुई थी। फिर हम लोगों ने एपीनेस के बारे में पढ़ा, जिसकी फुल फॉर्म होती है एशिया पैसिफिक इंफॉर्मेशन नेटवर्किंग सोशल साइंस, और यह यूनेस्को के द्वारा ही इसका निर्माण किया गया था और 1986 ईस्वी में इसका गठन किया गया था।
फिर हम लोगों ने पढ़ा CCF कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि ये यूनेस्को द्वारा बनाया गया और इसका जो पहला संस्करण है 1984 में, फिर इसका दूसरा जो है 1988 में, और थर्ड जो प्रकाशन है वह 1992 ईस्वी में किया गया। फिर हम लोगों ने पढ़ा यूनेस्को लाइब्रेरी पोर्टल के बारे में। तो यूनेस्को लाइब्रेरी पोर्टल क्या है, जैसे कि मैंने ऑप्शंस के द्वारा बताया कि क्या है, कि डायरेक्टरी है, फिर बिब्लियोग्राफी है, डिक्शनरी है, अथवा बायोग्राफी है। तो यूनेस्को लाइब्रेरी पोर्टल जो है वह एक प्रकार का डायरेक्टरी होता है, और इसका जो गठन है वह 2001 ईस्वी में किया गया था। ठीक है। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता जो है यूनेस्को द्वारा माइक्रोफिल्म यूनिट की स्थापना 1967 ईस्वी में की। और दोस्तों, अभी तक आपने कॉम्पिटिटिव क्लासेस फॉर लाइब्रेरी साइंस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से आग्रह है कि सब्सक्राइब करें। और जो भी नए छात्र हैं जो लाइब्रेरी साइंस से संबंधित हैं, जुड़े हुए हैं, या तो बिली सभी शुरू शुरू कर रहे हैं, तो उनके लिए आप जैसा कि देख सकते हैं यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, आप सभी से आग्रह है कि आप अपने मित्रों के बीच में इस वीडियो का लिंक शेयर करें ताकि उन्हें भी कुछ लाभ प्राप्त हो। और इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और कमेंट के माध्यम से आप किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं मुझसे, अथवा सुझाव दे सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। आप टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जैसा कि मैं पहले भी वीडियो के शुरुआत में आप सभी को बता चुका हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों।